नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर कथाकार अजय प्रजापति जी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। किसी भी कहानी की आत्मा या सार कह लीजिए, कहानी के अंत में ही होता है। इसलिए कहानी की वास्तविक आनंद लेने को कहानी को पूरा सुने और आनंद लें। रचना पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी बेवकूफ़। निखिल और श्वेता, मेरे दोनों ही बच्चे, हाथ में गिफ्ट का पैकेट ले खुशी से उछल रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। साथ में हम दोनों भी आमंत्रित हैं। मैं तैयार बैठा यूं ही टीवी देखते हुए पत्नी का इंतजार कर रहा हूं, जो भीतर के कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होने में व्यस्त है। तभी साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनकर खिड़की से झांका। डाकिया एक पोस्ट कार्ड आंगन में डाल गया है, जिसे हाथ में लेते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई। हो भी क्यों ना, कोर्ट की चिट्ठी अर्थात सम्मन देखकर तो अच्छों की खुशी हवा हो जाती है। मैं तो एक अदना नागरिक हूँ, न कभी थाने के चक्कर में पड़ा और ना कभी कोर्ट के। पोस्ट कार्ड को उलट पलट कर एक बार फिर से देखा। कहीं भूल से दूसरे की चिट्ठी तो मेरे यहाँ नहीं आ गई। मगर नहीं, नाम और पता तो मेरा ही है। 1 सप्ताह के भीतर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना है मुझे। याद आया, पिछले साल मैं स्कूटर तेजी से भगाए चला जा रहा था। लक्ष्य था जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना। पेट दर्द की पीड़ा को बर्दाश्त न कर पाने के कारण पत्नी के कराहने की आवाज़ सुन गति और भी बढ़ा देता। शायद यही कारण था कि मैं पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया। चौक पार कर जाऊं उससे पहले ही रेड लाइट जल गई। मैं स्कूटर रोकते रोकते भी सीमा रेखा पार कर गया था। घबराया, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और सचमुच ही गड़बड़ हो गई। तेजी से ट्रैफिक पुलिस का एक जवान सीटी बजाता हुआ मेरे सामने प्रकट हुआ। चलिए, गाड़ी उधर केबिन की तरफ लगाइए। सिपाही जी सुनिए तो। चलिए जल्दी कीजिए, जो कुछ कहना है इंचार्ज साहब से कहिएगा। मरता क्या न करता, मैंने स्कूटर केबिन के पास लगाया। पत्नी एक हाथ से पेट को दबाए हुए पायदान पर ही बैठ गई। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ओर तेजी से बढ़ा और वह कुछ कहता उससे पहले मैं ही बोल पड़ा। सर, क्षमा चाहता हूँ, मेरी पत्नी पेट दर्द से परेशान है, इसी कारण यह गलती हो गई। प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। 1-2 बार आंख मिचमिचा कर खैनी ठोकते हुए उसने कहा, पहले अपना ऑनर बुक और डीएल दिखाइए। मैंने ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों ही उसकी ओर बढ़ा दिए। लाइसेंस से फटाफट अपनी डायरी में नाम, पता, गाड़ी नंबर इत्यादि नोट करने के बाद उसने पूछा, आपका रोड टैक्स और इंश्योरेंस क्लियर है? जी सर। उसके भी पेपर्स दिखाइए। मैंने पेपर और टैक्स टोकन उसकी ओर बढ़ा दिए। देखकर उसके चेहरे पर जबरदस्त असंतुष्टि के भाव प्रकट हुए। ये तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल दिखाइए। सर, ओरिजिनल तो घर पर है, तो घर से लेकर आइए। देखिए सर, मेरी पत्नी पेट दर्द से परेशान है, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, तुरंत लाना संभव न होगा। बड़ी उपेक्षा से उसने कहा, मैं यहाँ ड्यूटी बजाने आया हूँ, आपकी पत्नी का पेट दर्द देखने नहीं। यदि आप पेपर नहीं दिखाइएगा तो मुझे गाड़ी सीज करनी पड़ेगी। इस तरह की विकट परिस्थिति में फंसने का यह मेरा पहला मौका था।
मेरी पत्नी पेट दर्द को पीते रहने की कोशिश में निढाल सी पड़ी थी। मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जा रही थी, सो मैंने और भी ज़्यादा दयनीय मुद्रा बनाकर विनती की, सब कुछ आपके हाथ में है सर, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके चेहरे पर विजय की भाव परिलक्षित हुए। छोड़ तो सकता हूँ, मगर खर्चा पानी कीजिएगा तब ही। छुटकारे की जल्दी थी। रास्ता नजर आया तो राहत की सांस लेता हुआ बोला, कितना खर्च करना होगा? कम से कम 400। 400 सुनकर मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मेरे पास कुल जमा 300 रुपये ही थे। मैंने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है सर, तब कितना खर्च कर सकते हैं आप? मैं तो सोच रहा था 10-20 में मामला हो जाए, और सचमुच मैं सोच भी यही रहा था। उसने घुड़की दी। बाबा जी का बथान समझ लिया है क्या? मैं चाहूँ तो आपको जेल हो सकती है, और आप 10-20 में काम कराना चाह रहे हैं? कुछ तो कम कीजिए सर, मैंने दबे स्वर में कहा। उसकी धमकी से मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अच्छा ठीक है, चलिए 300 दे दीजिए, यह भी मेरे बूते से बाहर है। 200 दे सकते हैं। देखिए सर, मेरे पास कुल जमा 300 रुपये ही हैं। इसी में दवा भी लेनी है और डॉक्टर की फीस भी देनी है। मैंने अपना पर्स उसे खोलकर दिखलाते हुए कहा। भीतर रखिए, भीतर रखिए। मुझे खुलेआम पर्स दिखलाते देख वह थोड़ा हड़बड़ाया, फिर मेरी पत्नी की ओर झांककर पैंतरा बदलता हुआ बोला, कोर्ट और थाने के फेर में पड़िएगा तो 700-800 का चक्कर लग जाएगा। चलिए आप 100 दे दीजिए। उसके अड़ियल एवं अमानवीय रवैये के कारण मेरे आदर्शवादी मन में थोड़ा आक्रोश पनपने लगा था। इसलिए मैंने कुछ कड़े लहजे में कहा, मैं आपको 100 भी नहीं दे सकता। क्या? वह चौंक उठा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, कृतज्ञता के नाते 10-20 खर्च कर सकता हूँ, मगर आपकी लूट का शिकार नहीं हो सकता। तब तो मुझे केस बनाना पड़ेगा। आपकी जो मर्जी हो कीजिए। जब रुपए ही देने हैं तो सरकार को देंगे, आपको क्यों दे? मैं बिफरे जा रहा था। मैंने गलती सरकारी कानून तोड़ने की है तो मेरी जिम्मेवारी भी सरकार के प्रति है, आपके प्रति नहीं। मैं घुन्नट पुलिसिए मेरे व्यवहार में आए अचानक के इस परिवर्तन को अविश्वसनीय नज़रों से जांचते हुए बोला, देखिए, हम लोग यहाँ 4 जन हैं। आप ही अपनी समझ से जो देना है दे दीजिए। नहीं, मुझे आपको 1 रुपया भी नहीं देना। आप मुझे मेरे पेपर्स दे रहे हैं कि मैं जाऊं? आगे जो होगा मैं कोर्ट में देख लूँगा। आपकी यही मर्जी है तो जाइए। ठीक है, मुझे पेपर जब्त करने की रसीद दे दीजिए। वह 10-15 सेकंड मुझे ताकता रहा, फिर कुछ सोचकर पेपर मेरे हवाले कर दिए। एक पल को मेरे मन में प्रश्न उभरा, क्या 400 की मांग करने वाला पुलिसिया यूं ही मान गया है? मगर इस दिशा में माथा पच्ची किए बिना मैं बेहाल हो रही अपनी पत्नी की ओर बढ़ा, उसे सहारा दे स्कूटर पर बैठाया और तेजी से डॉक्टर की क्लिनिक की ओर भागा। उस दिन की सारी घटना चलचित्र की भांति दिमाग में घूम गई। कमरे में आ सोफे पर पड़ गया, मानो जान निकल गई हो। पत्नी सज संवर कर जैसे ही बाहर आई, मेरे बुझे चेहरे को देखकर चौंक पड़ी। क्या हुआ जी? मैंने पोस्ट कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कोर्ट से मेरे नाम का सम्मन आया है। वह भी घबराई, पोस्ट कार्ड को उलट पलट कर पढ़ा। किस बात के लिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। शायद पिछले साल वाली घटना को लेकर हो। तुम्हें तो याद ही होगा, तुम पेट दर्द से परेशान थी और मैंने नो सिग्नल में गाड़ी घुसा दी थी। याद है मुझे। पत्नी कुछ आगे कहती, मगर निखिल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मी जल्दी चलिए, देर हो रही है।
चुप रहो वरना एक झापड़ दूंगी। पत्नी ने मारने के लिए हाथ उठाते हुए बड़े जोर से डांटा। मैंने समझाया, बच्चों को डांटो मत, तुम तीनों पार्टी में चली जाओ, मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है। अब मेरी भी इच्छा नहीं है, पत्नी ने टीवी बंद करते हुए कहा। निखिल, ऐसा करो, सिर्फ तुम दोनों चले जाओ, अंकल आंटी पूछें तो कहना पापा मम्मी जरूरी काम के कारण नहीं आ सके। मगर डरे हुए दोनों बच्चे अकेले पार्टी में जाने को राजी नहीं हुए। गिफ्ट अलमारी में बंद कर दिया गया। पत्नी ने गहने कपड़े उतार दिए और सामने कुर्सी पर गंभीर सूरत लिए बैठ गई। अपने नए फैंसी ड्रेस उतार कर बच्चे भी दूसरे कमरे में दुबक गए। घर का सारा वातावरण ही उस अदने से पोस्टकार्ड ने बदल डाला। थोड़ी देर बाद पत्नी ने खामोशी तोड़ी। तब अब क्या कीजिएगा? इसमें तो लिखा है कि 1 सप्ताह के भीतर ही कोर्ट में हाजिर होना है और आपको परसों ही इंटरव्यू के लिए पुणे भी जाना है। क्या किया जाए? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं यह सुनहरा अवसर कोर्ट कचहरी के चक्कर में छूट न जाए। फिर थोड़ा रुक कर सोचता हुआ बोला, लगता है किसी वकील को पकड़ना पड़ेगा। दूसरे दिन वकील से कोर्ट में ही मिला। उन्होंने बड़े प्रेम से बैठाया। पता नहीं क्यों मुझे उनके प्रेम में कसाई पने का सा एहसास हुआ, शायद उनकी आंखों की अजीब सी बनावट के कारण। जो भी हो, बैठाया उन्होंने प्रेम से ही है। फिर सम्मन पढ़ने के बाद एक जूनियर वकील को करपरदाज से मिलकर केस की फाइल निकलवाने का निर्देश दिया। वह 1 घंटे के बाद समाचार लाया कि जिसके पास केस की फाइल है वह छुट्टी पर गया हुआ है, परसों आएगा। मैं बैरंग वापस आ गया। 1 दिन बाद फिर हाजिर हुआ। पहले दिन की तरह आज भी लगभग 1 घंटा भर अखबार पढ़कर तो कभी चाय पीकर बोर होने के बाद जानकारी मिली कि वह आज भी नहीं आया है। मेरी चिंता बढ़ गई। मैंने पूछा, वकील साहब, अगर वह पूरे सप्ताह नहीं आया तब क्या होगा? गुप्ता जी, आप क्यों चिंता करते हैं, मेरे पास है ना उपाय। 407 के केस में फंसे हुए लोग तो चिंता ही नहीं करते, और आप हैं कि एक मामूली से केस से घबरा रहे हैं। वकील साहब, इस तरह के पचड़े में मैं कभी नहीं फंसा, इसलिए घबराहट हो रही है। घबराने की बात नहीं, कल तक वो आ जाएगा। हम लोग कल ही नकल निकलवा कर वकालतनामा तैयार कर लेंगे। हो सका तो कल ही पेशी भी हो जाएगी। 1 पेशी की तो बात है। फिर कुछ रुक कर बोले, ऐसा कीजिए, आप फिलहाल मुझे 80 रुपये दे दीजिए। 80 रुपये? मैं मन ही मन चिहुक गया। हाँ, 80 रुपये। कोर्ट पेपर, स्टैम्प, टाइप, नकल सब मिला जुलाकर इतने खर्च तो हो ही जाएंगे। मैंने बड़े असंतुष्टि से 100 रुपये का एक नोट निकालकर उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने मुझे 20 रुपये वापस कर दिए। अगले दिन करपरदाज काम पर हाजिर था। जूनियर वकील ने नकल लाकर दिखाया। वकील साहब ने फटाफट वकालतनामा तैयार करवाया, मेरे सामने हस्ताक्षर के लिए पेश किया। मैंने वकालतनामा पढ़ा, तब जाना कि मुझ पर नो सिग्नल में एंट्री और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के चार्ज लगाए गए थे। साथ ही मांग करने पर टैक्स टोकन एवं बीमा के कागजात प्रस्तुत नहीं करने के भी इल्ज़ाम थे। मैंने विरोध किया, पर साहब, मैंने तो हेलमेट पहन रखा था, टैक्स और इंश्योरेंस के कागज भी प्रस्तुत किए थे। वकील साहब ने कहा, आप पर लगाए गए इल्ज़ामों को सच मानते हुए ही तो वकालतनामा तैयार करना पड़ेगा। मैंने थोड़े आवेश में कहा, साहब, यह तो नाजायज़ है। वकील साहब ने मुझे इस नज़र से देखा मानो वे मेरी बुद्धि पर तरस खा रहे हों। आप जायज़ नाजायज़ के चक्कर में पड़िएगा तो मामला और उलझ जाएगा। बेहतर यही होगा कि चुपचाप फाइन करवा लिया जाए।
झक मारकर मैंने वहाँ हस्ताक्षर कर दिए जहाँ जहाँ उन्होंने कहे। एक बार फिर वकालतनामे को सरसरी नज़र से देखकर संतुष्टिपूर्वक सर हिलाते हुए उन्होंने कहा, जाइए, दोनों जाइए। मैं जूनियर वकील के पीछे पीछे लग गया, जिसने ऑफिस के पास पहुंचते ही 20 रुपए की मांग की। मैंने पूछा, किस बात के 20 रुपए? पेशकार को देना है। कल जो मैंने 80 रुपए दिए थे, वे तो नकल निकालने और वकालतनामा तैयार करने में खर्च हो गए। क्या पेशकार को देना जरूरी है? वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वकालतनामा जमा ही नहीं लेगा, और अगर लेगा भी तो जल्दी आगे नहीं बढ़ाएगा। मरता क्या न करता, मैंने उसके हाथ में भी 20 रुपए का एक नोट रख दिया। वह भीतर घुसा और जल्दी ही मुस्कुराता हुआ बाहर आया। फिर मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, अभी मजिस्ट्रेट साहब आए नहीं हैं, मैं तब तक क्रिमिनल कोर्ट से आ रहा हूँ, आप कहीं इधर उधर मत जाइएगा। पता नहीं कब मजिस्ट्रेट साहब बैठेंगे, कब मेरी बारी आएगी। यह सोचता हुआ आसपास के वातावरण को घोल घोल कर पीता रहा, मगर अपनी बेचैनी और तनाव को खत्म नहीं कर पाया। लगभग 2.5 घंटे बाद जूनियर वकील ने खबर दी कि आज आपके केस की सुनवाई नहीं होगी। लंच के बाद मजिस्ट्रेट साहब को एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मेरी इच्छा हुई कि सामने की दीवार से सर फोड़ लूं, मगर चुपचाप मुंह बाए लौट आया। मुझे बार बार अपने इंटरव्यू के छूट जाने का अफसोस हो रहा था। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने जब पूछा, मेरी इच्छा हुई कहूँ मुझ पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम सही नहीं हैं, मगर वकील ने मुझे घूर कर देखा। न चाहते हुए भी मैंने सारे इल्ज़ाम स्वीकार कर लिए एवं 200 रुपये फाइन भरकर वकील के पीछे पीछे बाहर आया। वकील साहब ने कहा, अब आपका केस खारिज हो गया। मैंने पूछा, आपकी फीस वकील साहब? ज़्यादा नहीं, 100 रुपये दे दीजिए। मैं 50 का अनुमान लगा रहा था। 100 रुपये सुनकर कुढ़ गया, गुस्सा भी आया। अनायास ही अपने दोस्त रवि की याद आ गई। जब मैंने उससे नो सिग्नल में स्कूटर घुस जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई ज्यादती की बात बताई थी, तब उसने राय दी थी मुझे ट्रैफिक पुलिस से समझौता कर लेना चाहिए था। मैंने तैस में उसे झाड़ते हुए कहा था, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस नीच पुलिसिये के बात मान जाता, उससे समझौता कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता। मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, देखो मुझसे ऐसी बात मत करो। मेरी बुद्धि पर तरस खाते हुए रवि ने कहा था, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तू जिम्मेवार नागरिक कम, बेवकूफ़ नागरिक ज़्यादा है। आज मैं थका बुझा सा असंतुष्ट न्यायालय से बाहर आते हुए सोच रहा हूँ, जिस समस्या का समाधान मैं आनन फानन में मात्र 100 या उससे भी कम में कर सकता था, उसी के समाधान के चक्कर में मैंने 400 गंवा दिए। मानसिक तनाव, परेशानी, भाग दौड़ अलग से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी खो दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या मैं उस अव्यवस्था से बच पाया था जिससे मैं बचना चाहता था? तो क्या मेरा दोस्त रवि ठीक कहता है कि मैं जिम्मेवार नागरिक कम और बेवकूफ़ नागरिक ज़्यादा हूँ? यह सब सोच सोच मेरा सर भारी हो उठा। थके कदमों एवं बुझे मन से धीरे धीरे स्कूटर तक पहुँचा। पीछे मुड़कर न्यायालय की ओर देखा और कभी न आने की कसम खाता हुआ तेजी से घर की ओर चल पड़ा, जहां मेरी पत्नी और बच्चे बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।